नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जैसे विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यूनिट 6 में लगी हुई रचनाओं को अध्ययन करने वाले हैं। कवियों या लेखकों के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और सिलेबस में लगी हुई उनकी रचनाओं का सारांश पढ़ने वाले हैं। और एक तरफ से हम जहां यूनिट 5 को अध्ययन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ से यूनिट 6 को भी साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि एग्जाम हमारा काफ़ी नज़दीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मुख्य विषय। आज हम पढ़ने वाले हैं पंडित गौरीदत्त की जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी रचना देवरानी जेठानी। ठीक है दोस्तों, कहता है पंडित गौरीदत्त का जन्म पंजाब के लुधियाना शहर के लुधियाना शहर के सरस्वता ब्राह्मण परिवार में पौष शुदी 2 संवत 1893 तदनुसार 1836 को हुआ था। सिंपल सी बात है, इनका जन्म कब हुआ था? 1836 में। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किनका? गौरीदत्त का कब जन्म होता है? 1836 में। क्रम में लगाने के लिए आता है दोस्तों। गौरीदत्त के दादा पंडित नाथू मिश्र एक तांत्रिक पंडित थे। गौरीदत्त के पिता सतलुजपुर के पास अंग्रेजों के द्वारा दरोगा नियुक्त किए गए थे। गौरीदत्त की पढ़ाई संस्कृत से शुरू हुई और आजीविका के लिए फारसी की भी शिक्षा प्राप्त कर ली, मतलब हमेशा के लिए फारसी भी सीख गए। पंडित गौरीदत्त 2 भाई थे। जब उनकी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी, तभी उनके पिता एक वेदांती सन्यासी के ज्ञान दर्शन द्वारा संन्यास धारण कर गृह त्याग दिया, मतलब घर छोड़ दिए। पंडित गौरीदत्त की माता लुधियाना से मेरठ चली आई और गौरीदत्त की प्रारंभिक शिक्षा यहीं संपन्न होती है, मतलब शुरुआत होती है, खत्म होती है। गौरीदत्त रुड़की के इंजीनियर कॉलेज से बीजगणित, रेखा गणित, ड्राइंग, शिल्प आदि की शिक्षा के साथ अंग्रेजी और फारसी की भी शिक्षा प्राप्त की। आयुर्वेद और हकीम की शिक्षा हासिल कर गौरीदत्त इस पेशे में भी अच्छी खासी ख्याति प्राप्त की, मतलब प्रसिद्धि मिल गई। पंडित जी देवनागरी के प्रथम प्रचारक और अन्य भक्त थे। मतलब ये जो पंडित जी थे वो देवनागरी के प्रथम प्रचारक, मतलब फैलाने वाले भक्त भी थे। देवनागरी के प्रति सेवा और समर्पण का भाव इनके हृदय में स्वामी दयानंद सरस्वती के सुने देवनागरी विषय व्याख्यान से हुआ। मतलब इनके अंदर जो देवनागरी लिपि सेवा करने का या भाव या फिर आगे बढ़ाने का जो एक उमंग जगा, वो दयानंद सरस्वती के रचना देवनागरी विषय से प्राप्त हुआ या फिर उन्होंने उनकी व्याख्या सुनी थी। पंडित गौरीदत्त देवनागरी के प्रसार के लिए मिशन स्कूल से त्यागपत्र दे वेदवाड़ा नामक मोहल्ले के एक चबूतरा पर देवनागरी पाठशाला की स्थापना किए। मतलब वहाँ से उन्होंने एक प्रकार से उमंग या फिर जोश लेकर उन्होंने जहाँ नौकरी करते थे वहाँ से वो त्यागपत्र दे देते हैं, मतलब एक रिजाइन दे देते हैं और उन्होंने वेदवाड़ा नामक मोहल्ले के एक चबूतरा में पाठशाला का निर्माण करते हैं। उसका नाम रखते हैं देवनागरी पाठशाला। देवनागरी पाठशाला ही आगे चलकर देवनागरी कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ। पंडित गौरीदत्त ने मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। किसमें? नागरी प्रचारणा की स्थापना की। सन 1894 ईस्वी में पंडित जी सरकार को अदालतों में नागरी लिपि को चलाने हेतु एक ज्ञापन सौंपा। क्या ज्ञापन सौंपा? मतलब पत्र लिखा, जिसमें नागरी लिपि की विशेषता बताते हुए कहते थे, क्या कहा था? देवनागरी इतनी सरल एवं वैज्ञानिक लिपि है कि उनके 36 अक्षर 12 मात्राएं केवल 3 दिन में आसानी से सीखे जा सकते हैं तथा 6 महीने में उसका पूरा अभ्यास किया जा सकता है। ये देवनागरी लिपि पर विशेषता प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हैं। कौन? गौरीदत्त पंडित। पंडित जी उपयुक्त ज्ञापन में यह भी लिखा था
कि उर्दू और फारसी के शब्दों को यदि नागरी लिपि में लिखना शुरू कर दिया जाए तो वे बहुत सरल हो जाएंगे। पंडित गोरीदत्त ने 16 जुलाई 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब करते हैं? 1893 ईस्वी में। सन 1892 ईस्वी में देवनागरी प्रचारक का संपादन भी बने। गोरीदत्त के ही अथक प्रयास से 18 अप्रैल सन 1900 ईस्वी को सर एंटोनी मैकडोनल्ड ने एक अध्यादेश जारी किया कि उत्तर प्रदेश की स्कूलों और पाठशालाओं में हिंदी के पाठन को स्वीकृति प्रदान की जाए। इनके अथक प्रयास से ही एक पत्र दूसरे पत्र प्रशासन को देने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, उनका असर पड़ा और लास्ट में एंटोनी मैकडोनल्ड ने आदेश जारी किया कि उत्तर प्रदेश की स्कूलों में हिंदी के पाठन में स्वीकृति प्रदान मिल गई। पंडित जी की देवनागरी के प्रति दीवानेपन की एक झलक इससे भी मिलती है कि उसने अपने अग्रखे पर जय नागरी शब्द लिखवाया था। क्या लिखवाया था? जय नागरी शब्द लिखवाया था। जैसे हम लोग द्वार के पास क्या लिखते हैं, मतलब विभिन्न लोग लिखते हैं, जैसे लाभ लिखते हैं, है ना, ऋषि लिखते हैं, तो उसी प्रकार उन्होंने अपने द्वार में क्या लिखवाए थे? जय नागरी लिखवाए थे। और अभिवादन के समय जय नागरिक ही कहा करते थे। मतलब जब भी उनसे कोई मुलाकात करते थे, भेंट होती थी, तो हमेशा जय नागरी से स्वीकार करते थे। कहते हैं पंडित जी ने 1 जून 1903 ईस्वी को लिखे अपने वसीयतनामा में अपनी सारी संपत्ति, मकान और सामान तक नागरी के प्रचार हेतु समर्पित कर दिए। मतलब इतने दीवानगीपन बढ़ गई थी देवनागरी के प्रति उनकी, उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी कमाई की थी सभी की सभी समर्पित कर देते हैं। आप देवनागरी का देवलोक गमन 8 फरवरी सन 1906 ईस्वी को हुआ। कब होता है? 8 फरवरी 1906 ईस्वी में हुआ। नागरी लिपि परिषद ने उनके सम्मान में गोरीदत्त नागरी सेवा सम्मान आरंभ किया। मतलब उसको प्रचार प्रसार या फिर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सम्मान देना शुरू किया, गोरीदत्त नागरी सेवा सम्मान। देवनागरी के प्रति समर्पण सेवाभाव के कारण ही लोग उन्हें देवनागरी प्रचारानंद और हिंदी का सुकरात कहा करते थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी का सुकरात किसे कहते हैं? सुकसत, है ना, सुकरात नहीं दोस्तों, सुकसत कहा करते थे इसको, ये गोरीदत्त शर्मा को। देवनागरी के प्रचारक पंडित जी ने एक गीत के द्वारा रचना की थी जिसकी कुछ पंक्तियां ये हैं। मतलब गीत के माध्यम से भी देवनागरी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब प्रचार करने के लिए। भजु गोविंद हरे हरे, भजु गोविंद हरे हरे, देवनागरी हित कुछ धन दो, दूध ना देगा धरे धरे। मतलब आपको दूध रखने से कुछ फायदा नहीं होगा, देवनागरी लिपि को आगे बढ़ाइए। तो उनकी ये पूरी दीवानीपन से हिंदी काफ़ी आगे बढ़ा। अब पंडित गोरीदत्त की रचनाओं को देखते हैं जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। पहला आता है अक्षर दीपिका। अक्षर दीपिका पहला इनकी रचना है पंडित गोरीदत्त की। दूसरा सच्चे मोतियों की माला, सच्चे मोतियों की माला। अशरफियों की थैली, क्या है? अशरफियों की थैली। नागरी के दफ्तर, नागरी के दफ्तर। पांचवा देवनागरी जेठानी की कहानी, क्या है? देवनागरी जेठानी की कहानी, जो हम सभी को पढ़ना भी है। पांचवा में आता है। छठा बाल रक्षा, छठा क्या आता है? बाल रक्षा। सातवां आता है नागरी 100 अक्षर, मतलब नागरी कितने अक्षर का है? 100 अक्षर का। आठवां कहता है सरफी नाटक। नौवां गोरी जीवन। 10वां गोरी नागरी कोश आदि इनके प्रमुख रचना में आता है। अगर अनुदित उपन्यास अगर देखा जाए तो गिरजा इन्होंने अनुवाद किया था, 1904 ईस्वी में इन्होंने अनुवाद किया था। संपादन अगर देखा जाए तो उन्होंने देवनागरी गजट का संपादन किया, साथ ही नागरी प्रचारणी का भी संपादन किया था 1893 ईस्वी में, जैसे कि हम लोग उपयुक्त में देखे थे। अब हम लोग के सिलेबस में लगी हुई देवनागरी जेठानी की कहानी जो है उस पर प्रकाश डालेंगे, उस पर सारांश डालेंगे, जो कि सटीक रूप से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। कहता है पंडित गोरीदत्त रचित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी सन 1870 में
प्रकाशित हुआ। कब होता है? 1870 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेट। डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर पुष्पल सिंह एवं हिंदी उपन्यास कोश के कोशकारों संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया, उमेश माथुर ने पंडित गोरीदत्त के उपन्यास देवनागरी जेठानी की कहानी को ही हिंदी का पहला उपन्यास माना है। क्या? कौन माना है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गोपाल राय ने किस उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना है? तो देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानते हैं। कौन? गोपाल राय, साथ में पुष्पल सिंह आदि माने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर निर्मला जैन ने श्री निवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। कौन कौन माने हैं? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर निर्मला जैन आदि ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि विभिन्न विद्वान, विभिन्न आलोचक विभिन्न उपन्यास, कहानी, नाटक को प्रथम मानते हैं। तो ये सब हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछी जाती है। अब देवरानी जेठानी की जो कहानी है उसका मुख्य पात्र देख लेते हैं, साथ ही उसका विषय संबंध भी देखेंगे। सर्वसुख जो मेरठ का अग्रवाल बनिया है, जो नायक के रूप में कह सकते हैं सर्वसुख। पार्वती जो सर्वसुख की बड़ी बेटी है। कौन है? पार्वती। पार्वती कौन है? तो सर्वसुख की बड़ी बेटी। सुखदेई छोटी बेटी है। दौलत राम सर्वसुख का बड़ा बेटा और छोटा बेटा। मतलब ये चार हैं। एक सर्वसुख, बड़ी बेटी पार्वती, छोटी बेटी सुखदेई, बड़ा बेटा दौलत राम और चौथा बेटा जो मतलब चौथा बच्चा उसका मतलब सेकंड लड़का जो है वो छोटा या छोटे के नाम से जाना जाता है। मुंशी टिकट नारायण एक पात्र दिखते हैं यहाँ पर, मुंशी टिकट राय, तथा हर सहाय काबली, शहर के अमीर लोग, जेठानी ज्ञानो और देवरानी। मतलब ज्ञानो इनका नाम रहता है जेठानी का, और देवरानी जो उसकी छोटे का घरवाली रहती है या पत्नी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि इस उपन्यास के बारे में, इसकी भूमिका में स्वयं पंडित गोरीदत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी है। मतलब अभी तक जितनी उन्होंने रचनाएं की या फिर अन्य विद्वानों ने जो रचनाएं की वो अपने अपनी जगह में बहुत अच्छी है, परंतु मैंने मतलब गोरीदत्त ने इस कहानी को नए ढंग रंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। ये किताब की मतलब पुस्तक की भूमिका में कहते हैं। आगे कहते हैं, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1870 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1870 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। मेरठ के जीआई छापेखाने में लिथो पद्धति में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि अभी का जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो काफ़ी मतलब जटिल या फिर कठिन कह सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी तथ्य को निकाल के पूछ देता है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए हम लोग काफ़ी बारीकी से ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। तो हाँ, ये लिथो पद्धति में पहले छपता था। इसकी जो प्रति आज नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है, मगर आज के डेट में अगर हम देखें तो ये कलकत्ता में मिलेगा आपको। इस उपन्यास का पुनः प्रकाशन पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर गोपाल राय के द्वारा कराया गया। इस उपन्यास के लिए पंडित गोरीदत्त को सरकार की तरफ से 100 रुपये का इनाम भी मिला था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गोरीदत्त को सरकार की तरफ से कितने रुपये का इनाम मिला था? तो 100 रुपये का। इस उपन्यास से बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि का बड़ा ही तर्कपूर्ण चित्रण किया गया है। कहने का मतलब है यहाँ जो बाल विवाह पहले जो हुआ करती थी और विवाह में भी फिजूल खर्ची जो हुआ करती है, स्त्रियों की जो आभूषण में प्रियता या स्नेह या प्रेम जो रहता है, और शिक्षा में बहुओं की जो शिक्षा समस्या रहती है आदि का तर्कपूर्ण चित्रण किया गया है। मतलब एक एक चीज को बारीकी तरीके से समझाने या समझने का प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से, इस उपन्यास के माध्यम से किया गया है। आगे कहते हैं कि इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करना है। क्या है?
इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करना है, मतलब घर की और बाहर की भी धर्म की शिक्षा का प्रदान करना है इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है, पर्पस है। उपन्यास की भूमिका में पंडित गौरीदत्त का कहना है कि पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई जब उसकी काम को करती है उसमें क्या क्या लाभ होता है, और स्त्री जब वह बातें जो आजकल नहीं लिखी गई है मैंने खोजकर सब लिख दी है। कहने का मतलब है एक पढ़ी लिखी औरत जो काम करेगी उसमें क्या परिवर्तन है, और एक अनपढ़ जो कि नहीं पढ़ी हुई रहती है वो जब काम करती है घर की तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। दोनों में इसमें तर्कपूर्ण बातें की गई है। इस उपन्यास में उपन्यासकार ने मध्यवर्गीय हिंदू मुस्लिम स्त्रियों को शिक्षित करके उसे उच्च कुल की स्त्रियों के समान आदर्श रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। किस रूप में? आदर्श रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। उपन्यासकार इस पुस्तक की रचना में स्त्रियों के अलावे उनके अभिभावकों पर ज्यादा दृष्टि रखी है। अभिभावक उपदेश के रूप में भी प्रस्तुत हुए हैं। अभिभावक उपदेश के रूप में भी प्रस्तुत हुए हैं। उपन्यास में एक ही घर की दो स्त्रियां देवरानी और जेठानी की कथा कही गई है। कर्म की उपासिका नैतिक मूल्यों की ही समयिका देवरानी को लेखक ने अपना आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया है। मतलब कर्म आपका कैसा रहता है, देवरानी को लेखक ने अपना आदर्श बनाकर उसको दिखाया गया है। देवरानी के माध्यम से समाज में प्रचलित अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़ियों को दिखाने का भरसक प्रयास किया गया है। उपन्यास में सरसुख के माँ बाप हैजे की चपेट में आने से मर गए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरसुख के माता पिता किस बीमारी से देहांत हुआ था, तो हैजे नामक बीमारी में इनका देहांत हुआ था, इनके माता पिता का। किसका? सरसुख का, ना कि सर्वसुख का। ठीक है, सरसुख के पिता माँ बाप का। ठीक है, सरसुख ने अपनी बड़ी लड़की जिसको पार्वती शादी की दिल्ली में तथा छोटी मंगनी वंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में तय करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। बड़ी लड़के का क्या नाम रहता है? पार्वती नाम रहती है, और इसका शादी कहाँ होता है? दिल्ली में। छोटी की मंगनी वंशीधर से कबाड़ी से करते हैं, और इसका कहाँ रहता है? ये हापुड़ में रहता है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है दोस्तों। आगे कहता है सुखदेव गांव की मिश्रानी से नागरी पढ़ती है। क्या पढ़ती है? सुखदेव जो रहता है, सुखदेव गांव की मिश्रानी से नागरी पढ़ती है। सुखदेव मतलब छोटी बेटी उसकी, और सिलाई कढ़ाई का भी काम सीखती है। दौलतराम अपने पिता के साथ दुकान चलाता है। दौलतराम मतलब सुखदेव का बड़ा बेटा। और छोटेलाल मदरसे में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? मदरसे में। छोटेलाल जिसके नाम से पुकारा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पढ़ता है? मदरसे में। दौलतराम की पत्नी ज्ञानो, दौलतराम की पत्नी मतलब देवरानी का क्या नाम रहता है? ज्ञानो स्वभाव से ईर्ष्यालु थी। वह सास ससुर की बात भी नहीं मानती थी। भोजन बनाने में भी दाल पनियाली तो रोटी कच्ची बना देती थी। छोटेलाल की पत्नी, इसका नाम आनंदी था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला का नाम है ज्ञानो और छोटी का नाम है आनंदी। स्वभाव से अच्छी और मिलनसार थी। किसी भी कार्य को सलीके से करना जानती थी। इस कारण ससुराल वाले ही कृपा पात्र बने हुए थे। मतलब बेहद अच्छी तरीके से कोई भी काम कर लेती थी। कौन? आनंदी मतलब छोटेलाल की घरवाली पत्नी। दौलतराम की पत्नी ज्ञानो एक पुत्री कन्हैया और मूलिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम सभी को फंसाने के लिए कि उसका कौन सा कहानी में ये पात्र है। तो क्या है? कन्हैया और मूलिया को जन्म दिया, और छोटेलाल की पत्नी दो पुत्र मोहन और नन्हे को जन्म दिया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोहन और नन्हे को जन्म देता है। दौलतराम अपनी पत्नी के बहकावे में परिवार से अलग हो जाता है। उपन्यास में होने वाले पत्र व्यवहार में मांगलिक शब्दों के रूप में स्वस्ति श्री सर्वोपयामयोग्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्या कहते हैं? मांगलिक शब्दों के रूप में स्वस्ति श्री सर्वोपयामयोग्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस उपन्यास के बारे में कहा जाता है
कि यदि 150 साल पहले की संस्कृति को जानना हो तो इस उपन्यास से बेहतर कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कहानी के विषय में कहा गया है या किस उपन्यास के विषय में कहा गया है, तो ये कथन कहा गया है देवरानी जेठानी की कहानी से। ठीक है, कहने का मतलब है अगर 150 साल की संस्कृति को हम सभी को अगर जानना है तो इस कहानी को आप पढ़ लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। घोड़ीदत्त की यह उपन्यास लघुकाय है और इस उपन्यास के मात्र 35 पृष्ठ हैं। कितने? 35 पृष्ठ हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 35 पृष्ठ। इस उपन्यास में यह बताया गया है कि एक पढ़ी लिखी स्त्री नारी शिक्षा समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन लाती है। मतलब पढ़ने लिखने के बाद उसमें काम करने का तरीका परिवर्तन आ जाता है और बेहद सटीक तरीके से काम किया जाता है। बाल विवाह के दंश को भी बखूबी चित्रित किया गया है इस उपन्यास के माध्यम से। छोटे लाल की बहू के मामा की बेटी का पति पतंग उड़ाने क्रम में छत से गिर कर मर जाता है और उसकी पत्नी मात्र 10 साल में वैवध्य ढोने के लिए मजबूर हो जाती है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, कहता है छोटे लाल की बहू मतलब कौन? आनंदी के मामा की बेटी का पति पतंग उड़ाने क्रम में छत पर गिरकर मर जाता है और उनकी पत्नी, जो मामा की पत्नी रहती है, वो मात्र 10 साल में ही वैवध्य होने के लिए मजबूर हो जाती है। देवरानी को जब दूसरा लड़का होता है तो दूध नहीं उतरने के कारण बच्चे को 5 वर्ष के लिए जाट जटनी के गोद में रख दिया जाता है। कौन? जाट जटनी के पास। मोहन के पहने हुए गहने के लालच में दिवाली के दिन एक जुआरी ने मोहन के पहने हुए गहने के लालच में देखिए मोहन कौन है? उसकी बेटा, मतलब देवरानी के। दिवाली के दिन एक जुआरी से उसे तमाशा दिखाने के बहाने चिमन तिवारी के बगीचे में लेकर जाकर सारा गहना छीन कर उसे कांटों भरा गड्ढों में धकेल देता है। यहाँ पर और एक पात्र आता है चिमन तिवारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चिमन तिवारी, क्योंकि यहाँ से गौण पात्र ही अब पूछे जाने लगा है। उपन्यास में सरसुख के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी घटित हुई है। सरसुख के मरने के 6 महीने बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मतलब सरसुख का मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी का भी 6 महीने बाद देहांत हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे देवरानी जेठानी की महत्वपूर्ण कथन, किसने क्या कहा और उसका क्या मतलब है। दिखाते हैं कि तुम्हारा पढ़ना लिखना उसी दिन काम आवेगा जब अपने सास की आज्ञा में रहोगी। सास को माता के समतुल्य जानना, ननद और जेठानी को अपनी बहनों से अधिक मानना यह अच्छे कुल की बेटियां का धर्म है। ये कौन कहता है? तहसीलदार साहब। तहसीलदार कौन रहते हैं? आनंदी के पापा। ठीक है, अगला बिंदु कहता है माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है। ये भी कथन तहसीलदार का है। जब अपना ही पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष है। जग अरसी है, जैसा दिखेगा वैसे कहेंगे। सरसुख की पत्नी, सरसुख की मतलब पत्नी मतलब उसकी सासू माँ। जिनके नसीब खोटे हैं उनके बेटी ही हो और जिनके नसीब अच्छे हैं उनके बेटे हों। ये जेठानी मतलब ये ज्ञानों का कथन है। जो ये अनपढ़ होने या फिर मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो शिक्षक मतलब शिक्षित होते हैं, उनका जो वाचन होता है, उनका जो बोलने का सलीका जो रहता है वो बेहद बेहतर तरीके से रहता है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये अंधविश्वास को यहाँ पर ये प्रकट कर रहा है इस पंक्ति के माध्यम से। तो दोस्तों ये था आज का हम सभी का मोस्ट वांटेड इम्पॉर्टेंट वीडियो एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछी जाएगी तो इन सभीयों में से ही पूछी जाएगी, क्योंकि ये आपका बेहतर से बेहतर सटीक नोट्स या फिर सारांश हम सभी के लिए है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप सभी इसका लाभ बेहतर तरीके से उठा रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही और भी बेहतर वीडियो आप सभी के बीच में लाते रहें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।